शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 7 फरवरी, आज के ही दिन स्पेशल कोर्ट के अंदर कंपनी को एक बार फिर से मौका दिया गया है। बार बार कोर्ट मौका दे रही है। अब ये मौका कंपनी को नहीं दिया जा रहा, बल्कि कोर्ट खुद इस बारे में अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पाई है कंपनी की सुनवाई को किस एंगल से ले। क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर 68,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा करके जांच कराई गई हो, जिस कंपनी के ऊपर आरोप लगाओ कि 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को चीट कर कंपनी भागी, 10 लाख तो खबरों में आया है, 2,500 ज्यादा एफआईआर हैं, और दुनिया भर के तरह तरह के इल्जाम लगा करके जिस कंपनी को लाकर कटघरे में खड़ा किया गया, तो जाहिर सी बात है भारत देश की अदालतें उसी माइंडसेट के साथ कंपनी का स्वागत करेंगी कि कंपनी चीटर है, भगौड़ी है, कस्टमर त्रस्त हुए हैं। लेकिन जब मौका कंपनी को बोलने के लिए आया तो कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। ऐसा नहीं कंपनी उन बातों का अपोज कर रही, कंपनी ने अभी वो मुद्दे तो उठाए ही नहीं है कि 68,000 करोड़ का स्कैम हमारे ऊपर लगाएगा, वो कहां है, बाकी चीज कहां है। कोर्ट खुद ये बात देख रही है कि जिन कस्टमर्स को 5 सालों तक, 6 सालों तक पीड़ित दिखाया गया, उन्हें जब मौका दिया गया है तो तकरीबन 6 से 8 महीने में दिए गए फिगर्स का 10% तो दूर की बात है, 1% भी सच्चाई सामने नहीं आई। 68,000 करोड़ रुपए में 68 करोड़ रुपए भी बाहर जाया हुआ नहीं पाया गया। 68,000 करोड़ के स्कैम में 68 करोड़ रुपए के भी जेन्युइन कैश, यानी जिसको नगदी जिसे कहा जा सकता है, अकाउंट से ट्रांसफर, ये ऐसे कस्टमर नहीं आए। 10 लाख से ज्यादा कस्टमर बताए गए, 1 लाख कस्टमर तो बहुत दूर की बात है, 10,000 कस्टमर भी नहीं पहुंचे। तो ऐसी स्थिति जब कोर्ट के सामने हो जाती है तो कोर्ट कचहरी के लिए और अधिकारियों के लिए, जजेस के लिए, सरकारी अधिवक्ताओं के लिए यह बिल्कुल एक नई बात होती है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोप एटलीस्ट 50%, 60%, 70% कुछ तो साबित हो जिस पर वो बहस हो सके। लेकिन जब आपके लगाए गए आरोप का परसेंटेज 1% भी ना हो तो आप बहस किस पे करेंगे, बहस किस बात पर होगी। और कंपनी खड़ी दमदारी के साथ में, अपनी हर एक हथियार के साथ में, आइए साहब, मनी लॉन्ड्रिंग आपने हम पे लगाया, साबित करिए। भगोड़े का लगाया, साबित करिए। कस्टमर को चीट किया हमने, साबित करिए। हमारी जमीन मनी लॉन्ड्रिंग से दी गई, साबित करिए। अभी तो हम ये नहीं कहने वाले आपसे ना कि हम गलत हैं, सही, पहले आप साबित करिए कि आपने आरोप लगाया है। और अभी आज हिंदुस्तान की अदालतों के लिए यह सबसे बड़ा एक चैलेंज हो चुका है कि शाइन परिवार के ऊपर लगाए गए आरोप को साबित करना सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का हो चुका है। और इसमें पिसेगा वो कस्टमर जिन कस्टमर के पैसे दिलाने के वादे पर भोले भाले कस्टमरों को वकीलों ने, दलालों ने, एजेंटों ने, एसोसिएटों ने अपने तरीके से आपसे एफआईआर लिखवा दी। आप कस्टमर को तो पता भी नहीं था कि राशिद नसीम का एड्रेस क्या है, दुबई का एड्रेस क्या है, पिज्जा हट के पीछे पता नहीं कहां मेरा कोई ऑफिस वगैरह, जहां 8 ट्रक में माल भर करके कागजात वहां भेज दिए गए, ये सब मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन एफआईआर में जो स्टोरियां लिखी गई हैं, उन स्टोरियों को पढ़ने के बाद कोई अदालत या कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो शाइन सिटी से उसके मुकदमे में उसको हरा सके। किसी भी अदालत में हमें नहीं हराया जा सकता है, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो। अगर हम बहस करेंगे तो हमारा पहला सवाल इसी बात का है और हमेशा रहेगा, जो कभी आया नहीं। अभी तो हम मांग रहे हैं कि भाई हम पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका कुछ सबूत तो दो ना, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है, सबूत तो दीजिए। इसके बाद सवालात आएंगे कि हम पर आरोप क्या थे। आरोप थे 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम, कहां है वो सबूत, कहां है। आपके प्रकाश चंद त्रिपाठी जो रिट से क्लब किया जा रहा है आपको, उस रिट को आपने पढ़ा होगा, मैंने शेयर किया, फिर शेयर कर दूंगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसमें इसलिए डाला गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाना था, और उससे कमाया गया पैसे से खरीदी गई जमीन वो मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। उसके अंदर हवाला का जिक्र किया गया इसलिए क्योंकि उससे कमाई गई कमाई से खरीदी गई जमीन वो मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। उसके अंदर कुछ ऐसी एंटी नेशन एक्टिविटीज का जिक्र किया गया जिससे हमारा दूर दराज का कोई रिश्ता ही नहीं, हमारे लिए अपराध है, पाप है, लेकिन उससे कमाई गई कमाई से खरीदी गई जमीन को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया जा सकता है। तो ये जो इल्जाम लगाए गए
वो इल्जाम इसलिए लगाए गए थे कि ये इल्जाम साबित होंगे, इसलिए लगाए गए थे कि इन इल्जामों के तहत हमारी जमीनें ब्लॉक कर दी जाएंगी, कंपनी लौट के आने वाली है नहीं, और उसके बाद लोग मन चाहे तौर तरीकों से उस जमीन को नीलाम करवाएंगे, कुछ अपने लोगों को खड़ा कर खरीदवा लेंगे। ऐसे कई सपने लोगों ने देखे थे, और इस तरीके से लोगों ने हमारे कस्टमरों का इस्तेमाल करके आज की तारीख में कंपनी की जमीन हड़पने की कोशिश भी करी, हड़पा भी गया पहले, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके ये सपने पूरे नहीं होंगे। जो लोग कंपनी की बुनियाद रखते हुए कंपनी के साथ खड़े थे, उन्हें पता था यह बात कि कंपनी कितनी बड़ी संपदा की मालिक है। हमेशा जो लोग मेरे मीटिंग को जिन्होंने अटेंड किया, जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, उन्हें पता थी यह बात कि कंपनी ने किस तरह से अपनी जमीनों का निवेश किया। कंपनी की ग्रोथ के लिए मेरे किए गए प्रयासों को उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वाली चीजों को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उन्हें लूटना था। और बाहर की स्टोरी को उन्होंने बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका दिमाग ले जाना था। लेकिन आज आप ये मान के चले कि आप कस्टमर के लिए, ये मेरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो लोग लीगल में गए हुए हैं, 2 4 10 लोगों का तो डेली मैसेज मुझे आता रहता है, रिपीट मैसेज, कि हम समझौता करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। मैं ना तो ऐसे समझौता करूंगा ना ऐसे विड्रॉ कराऊंगा। समझौता विड्रॉ करने वाले लोग अगर आएंगे तो मैं उनकी लायबिलिटी भी 6 महीने के अंदर खत्म करूंगा, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन में वो लिख करके देके आना पड़ेगा समझौता विड्रॉ में, जो मैं कहूंगा। जो हकीकत है कि अफवाहों से प्रेरित होकर, लोगों के द्वारा भ्रामक प्रचार से प्रेरित होकर के, लोगों के द्वारा बोले गए झूठ से डर करके आपने एफआईआर कराई, या आपको प्रेरित किया गया कि आप एफआईआर कराएं, या आपको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया एफआईआर कराने का। अन्यथा आप कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास तब भी करते थे, आज भी करते हैं। जब तक ऐसे शब्दों के साथ आप अपनी एफआईआर रेट को वापस नहीं लेंगे, तब तक कंपनी आपकी कोई सुनवाई करने वाली नहीं है। और यह तयशुदा बात है कि अगर कंपनी सुनवाई नहीं करेगी तो देश की अदालतें ऐसे झूठी एफआईआर, ऐसे रेटों पे क्लेम नहीं दिलाती। अगर ऐसा होने लग गया तो देश का संविधान चरमरा जाएगा, नजीर बन जाएगा। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की वो किरकिरी जो है कि एक ऐसे अनैतिक, असंवैधानिक मामलों में कैसे बगैर सुनवाई किए हुए, कैसे पूरी बात को जाने हुए, कैसे फैक्ट को जाने हुए, सिर्फ अफवाहों के आधार पर ऐसे फैसले ले लिए गए, जिसने न जाने कितने कस्टमर की जान ले ली, न जाने कितने कस्टमर की उम्मीदों को तोड़ दिया, न जाने कितने घर में खुशियां आनी थी उनको रोक दिया। और ये मेजॉरिटी है उन लोगों की जो लीगल में नहीं गए, मेजॉरिटी है। अगर हम अकॉर्डिंग टू एजेंसी बात कर लें, 10 लाख कस्टमर, अकॉर्डिंग टू पब्लिक बात कर लें 2.5 लाख कस्टमर, अकॉर्डिंग टू एजेंसी बात कर लें, तो आज की तारीख में 2,500 लोग भी लीगल में नहीं गए। और पीछे बाकी बचे हुए जो लोग हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम इन्हीं लोगों ने किया, जो गलत तरीके एफआईआर करा के आए हैं। साथियों, अगले 6 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी लाइबिलिटी को पाने का जो प्रयास है, जिसमें आपके पेपर जमा हो रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से जमा करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप में से कोई लीगल में नहीं होना चाहिए। अगर लीगल कोई बंदा वहां पर उसका पेपर आया और बाद में पता चलता कि लीगल में था और उसने तथ्य को छिपाया, तो विश्वास जाने कि ये फिर आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप लीगल में हैं, आप बता सकते हैं। मैं मौका दूंगा कि लीगल में गए लोग जो अपना केस वापस लेना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, वो जा करके वहां पर अपना एक जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स डिटेल कि हम वापस आना चाहते हैं, हम वापस अपना। आपकी पहचान को छिपाया जाएगा, आपकी पहचान को कतई किसी सामने नहीं लाया जाएगा, आपके किसी बात को चर्चा में नहीं लाया जाएगा। और जब भी मौका मिलेगा आपकी लायबिलिटी उतार करके तब आपको हम सामने लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच करके आप लीगल में भी गए हुए हैं, बगैर विड्रॉ के आप आकर के यहां पर अपना क्लेम डाल दें और कल को यहां हो गया तो ठीक है, लीगल विड्रॉ कर लेंगे, अन्यथा लीगल आपका रहेगा ही रहेगा, ऐसी सोच साथ में अगर कोई आ रहा है तो वो बिल्कुल ये ध्यान समझ ले, ना उसका यहां काम होना ना वहां काम होना। फिलहाल इस वॉइस नोट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और आपकी दुआओं की मैं उम्मीद करता हूं कि आज स्पेशल कोर्ट के अंदर जो लड़ाई शुरू होने जा रही है, ईश्वर करे कि कोर्ट बहस करा ले। क्योंकि हर बार कोर्ट में हो यही रहा है कि कोई ना कोई टेक्निकल रीजन से कोर्ट अगली डेट दे रही है। यह भी हमारी जीत है, यह भी जीत हमारी है कि कोई ना कोई टेक्निकल रीजन लगा करके। पिछली 1 2 बार में हमारे वकालतनामा पे बात हुई। मैंने शायद, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसे वकालतनामा लगते जो मैंने लगवाए हैं, जिसे पूरी दुनिया में कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर 2 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। भारत देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है जिसने नोटिफाई किया है, यूएई की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कोर्ट इन्वॉल्व है, कॉन्सुलेट इन्वॉल्व है। मैंने ऐसा वकालतनामा दिया, बट उसके अंदर टेक्निकल क्लैश निकाल करके खुद एक डेट बढ़ाई जा रही है।
तो मैं अब इस वकालतनामा को लेकर के ऊपर कोर्ट में चैलेंज भी करने जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपकी लाइबिलिटी को रोक रही हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन मुझ पर आएगा, मेरी कंपनी पे आएगा, तो एक्चुअली मेरी जीत है। कहीं अगर मुझे रोका जाएगा तो केस किसका रुक रहा है? आपका रुक रहा है। कहीं अगर मेरे किसी चीज में कमी निकाली जाएगी तो केस आपका रुकेगा, क्योंकि वो कमी फिर मैं पूरा करूंगा, उसके लिए मैं समय लूंगा, कोर्ट मुझे समय देगी, केस आपका डिले होगा। तो मेरी सुनी जाए तो भी और मेरी ना सुनी जाए तो भी, दोनों हालत में हार आपकी है। अब धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने लीगल में ना जाकर कंपनी के साथ खड़े होने का फैसला किया। आपसे मेरा यही वादा है कि निश्चिंत रहे, आपकी लाइबिलिटी मेरे दिए गए समय सीमा के अंदर खत्म करूंगा मैं।